नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। दूसरे चरण के रण में असम और बंगाल के जागरूक वोटर अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए बम्पर वोटिंग की। असम में जहां शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हुई, तो वहीं बंगाल में भी जमकर खेला हुआ। गाड़ी में तोड़फोड़, वोटरों के ऊपर हमले का आरोप, तृणमूल और बीजेपी की अपनी अपनी शिकायतें, ममता का मोदी की रैली को लेकर आरोप। बंगाल में हंगामे के बीच सब कुछ देखने को मिला, लेकिन सवाल वही का वही कि बंगाल में आखिरकार होगा क्या। पीएम आखिर किस आधार पर यह बात बार बार कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी, और वहीं दीदी का अपना दाव है कि बंगाल में बीजेपी टूरिस्ट कैंप करने आई है और राज्य की जनता उनको वापस मायूस करके लौटा देगी। लोकतंत्र के इस पर्व पर असम में जहां 73.03% वोटिंग हुई, तो बंगाल में जमकर वोटिंग हुई और 80.43% लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। लेकिन जिस नंदीग्राम सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, वहां की जनता सुबह से लेकर शाम तक पोलिंग स्टेशन पर डटी रही और उसी का नतीजा रहा कि वहां भी करीब करीब 81% वोट डाले गए। इतनी बम्पर वोटिंग के बाद ये वोट किसके पक्ष में पड़े, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इसका पता 2 मई को लगेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि वोटिंग को लेकर ममता क्यों नाराज है। सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना कहां तक जायज है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे अपने खास पैनल के साथ चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, किस तरह से ममता पर, टीएमसी पर हमला बोला। की और गालियां देने वाली दीदी अब कह रही है कूल कूल। दीदी, ओ दीदी, दीदी, तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल को रक्त रंजित करने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल के साथ अन्याय करने वाला शूल है तृणमूल। दीदी ने देश के कई नेताओं को संदेश भेजकर मदद की अपील की है। जो लोग दीदी की नजर में बाहरी है, टूरिस्ट है, जिन्हें वो कभी मिलने तक का समय नहीं देती थी, अब उनसे समर्थन मांग रही है। साथियों, आप सोचिए, 10 साल मुख्यमंत्री रहते अगर बंगाल की सेवा की होती तो दीदी ये करना पड़ता क्या? क्या 3 दिन एक ही क्षेत्र में गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता क्या? ईवीएम को गाली वो पहले ही दे चुकी है। चुनाव आयोग को कटघरे में वो पहले ही खड़ा कर चुकी है। दीदी, ओ दीदी, आपका व्यवहार, आपके शब्द, आपकी बौखलाहट बंगाल के लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उधर नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने एक दूसरे पर वार पलटवार किए। सुनिए क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप इनकी तरफ से एक दूसरे पर लगाए गए। क्या करेगा बेचारा? वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए हम आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा बाबा सिस्टर मानते हैं। लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो शाउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो इसका गलती है। इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फेयर एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम पूरे का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन सबको देखा। ऐसा खराब इलेक्शन हमको भी नहीं देखा। पॉलिटिकल जमी खिंचक रहा है। मतदान प्रभावित नहीं होगा क्या ऐसी जगह में अगर मुख्यमंत्री पूरा इलीगल काम की
2 घंटा वोट रोक के इतना सिक्योरिटी लेकर उधर और इतना सब गुंडा को लेकर जो ड्रामाबाजी किया, सीधा सीधा एमसीसी के खिलाफ है। वोटर को अपमान कर रहा है, वोटर्स को अपमान कर रहा है। ये पहले दिन से नंदीग्राम का लोग को अपमान करना उसकी आदत में पड़ गई। वो जो चोट आया एक्सीडेंट में, उसकी लेकर भी एक ही इल्जाम लगाया। और ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन बम्पर वोटिंग के बाद वोट किसके पक्ष में पड़े, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। जबरदस्त तरीके से वोटर्स इस बार अपने घरों से बाहर निकले नजर आए, मतदान केंद्र पर पहुंचे नजर आए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्त वोटिंग आज देखने को मिली है। पहले चरण से भी ज्यादा इस बार के दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत सामने आई है। इसके अलावा अहम सवाल यह कि वोटिंग को लेकर ममता बनर्जी क्यों नाराज है। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना ममता बनर्जी की तरफ से कहां तक जायज नजर आता है। बीजेपी के 200 प्लस के दावे में कितना दम है और नंदीग्राम में बम्पर वोटिंग का फायदा सीधे सीधे किसको मिलता हुआ नजर आएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल। ये बम्पर वोटिंग क्या कह रही है, किस तरफ इशारा कर रही है, और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ रहा है, उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ टीएमसी नेता डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। बीजेपी प्रवक्ता अजय शेरावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। निशांत वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत स्वागत है। और मोहम्मद अमीन पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर चुनाव आयोग के, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत मोहम्मद अमीन जी आपके साथ करना चाहूंगी। आज बंगाल में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, बहुत अच्छी बात है, एक ये अच्छा संकेत माना जाता है, लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें कही जा सकती है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जिस तरह से बात बात पर आप लोगों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया जाता है, इससे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सवाल इस बात का है कि हमेशा ही जो लोग हार रहे होते हैं वो हमेशा चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक संवैधानिक संस्था है और इसका अपना स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने का अपना एक सिस्टम है। उससे हमारा चुनाव आयोग चुनाव कराता है। इसमें किसी भी पार्टी को लिए कोई कहने की आवश्यकता नहीं है और जनता जानती है। ये चुनाव जो है जनता और चुनाव आयोग के बीच होता है, यानी जनता वोट करती है और चुनाव आयोग उसको कराते हैं। और इस बारे में इनका हमेशा ही देखा गया है, जब जिन चुनावों को देखा गया कि जब इनके पक्ष में जा रहे होते हैं तब तो ये कुछ कहते नहीं हैं। हाँ। लेकिन जब इनके विपक्ष में जा रहे होते हैं तो इतना शोर मचाते हैं कि मशीन खराब है और चुनाव आयोग इसमें भ्रष्टाचार कर रहा है। हाँ। जबकि आप ये देखिए चुनाव आयोग को कितना निष्पक्ष और स्मूथ कराने के लिए आज चुनाव आयोग इस हद तक पहुंच चुका है कि इसमें जो हमारा जनरल होता है, पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, वो बाहर का होता है, किसी और प्रदेश का होता है, आईएएस ऑफिसर। उसके बाद अब जहां तक देखा गया कि पुलिस का मामला है, प्रशासन का मामला है, तो उसमें पुलिस का एक आईजी रैंक का ऑफिसर होता है। हाँ। उस स्पेशल विधानसभा के लिए। इसके बाद फिर देखा गया कि इसमें पैसे का हेरफेर का चक्कर होता है, पैसे पकड़े जाते हैं और पैसों का दुरुपयोग करती हैं पार्टियां। उसके लिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया है चुनाव आयोग ने कि पूर्व से ही यहाँ पर एक रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर, आईआरएस सीनियर ऑफिसर लगाया जाता है जो इनके सारे चुनाव पर नजर रखता है। उसके बाद अब बहुत ज़्यादा बात आई देखने के लिए कि ये अपना चुनाव प्रचार में इधर उधर सारी करते प्रक्रियाएं, उसके लिए भी हमारा। लेकिन इस बार बंगाल में तो हद ही हो गई। बात बात पर इलेक्शन कमीशन पर यहाँ पर टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। आज तो बकायदा नंदीग्राम में एक पोलिंग बूथ के बाहर जाकर राज्यपाल से बकायदा शिकायत कर दी गई और जब उनसे कुछ सवाल पूछे गए तो कहा गया कि चुनाव आयोग के पास जाइए ना, उनसे जवाब लीजिए। या आखिरकार ये हो क्या रहा है? देखिए, उनका काम है शिकायत करना और हमारे वहाँ पर पर्यवेक्षक मौजूद हैं, उनको पर्यवेक्षकों से शिकायत करनी चाहिए। हमारे चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, उनसे करना चाहिए। और हमारे कंट्रोल रूम को, जो हमारे चुनाव आयोग के सेंट्रल कंट्रोल रूम है, स्टेट कंट्रोल रूम, दोनों को उनको लिखित रूप से शिकायत करना चाहिए, फैक्स भेजने चाहिए और मेल करना चाहिए। और उस पर तुरंत आयोग जो है 24 घंटे नजर रखे हुए। ये कहना, झूठ बोलना और इस बात को कहना कि चुनाव आयोग कोई कार्य नहीं कर रहा, बिल्कुल गलत मैं मानता हूँ। ठीक है, डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे जी, क्या आपने ऐसा कुछ लिखित में किया है? जो बात ममता बनर्जी ने कही है
क्या वो लिखित में दी भी है, कहीं शिकायत दर्ज करवाई गई है, या सिर्फ आप लोग सवाल ही खड़े कर रहे हैं? और जिस तरह से मोहम्मद अमीन जी कह भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पार्टी हार रही होती है ये उसकी बौखलाहट का नतीजा होता है, आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन मैडम तोमर जी, गुड नाइट टू यू। मैं प्रश्न ये उठा रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने जो ये बात उठाई है कि चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है, वो इस बात पर उठाई है कि क्या आदर्श चुनाव संहिता का ये उल्लंघन नहीं है कि आज पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है और पश्चिम बंगाल की धरती से ही माननीय प्रधानमंत्री जी प्रलोभन दे रहे हैं, और ये आदर्श चुनाव संहिता है क्या मैडम? ये चुनाव आयोग को नहीं दिखलाई पड़ता है? 29 मार्च से पहले चाहे जितना भी प्रलोभन देना था उनको दे देना चाहिए था। पश्चिम बंगाल की जनता को तय करने, आज मास कम्युनिकेशन का जमाना है, जो वहां पर जो चल रहा है उसको हम यूपी में बैठ के देख रहे हैं, उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं, और आप पश्चिम बंगाल में जो बात बोल रहे हैं उसकी धरती से, और वहीं पर चुनाव हो रहा है, तो प्रश्न तो उठता है। तो जायज प्रश्न अगर उठाएगा कोई तो उसको ये लोग बोलेंगे कि ये जो है ड्रामा कर रहे हैं। जब वहां पर उन्होंने प्रश्न उठाया कि पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में बाहर के लोग आकर के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, इसके पहले कोई संज्ञान नहीं लिया गया, और आज ये देखा गया, और पहले चरण में ही आज दूसरे सवेरे ही पहली एक हत्या हो गई टीएमसी के कार्यकर्ता की, जिसमें 7 बीजेपी के कार्यकर्ता गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो ये लोग इनिशिएशन करते हैं हिंसा की प्रवृत्ति का, और जहां तक चुनाव लड़ने और जीतने का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं, ये जितना ज्यादा परसेंटेज आज वोट गिरेगा या गिरा है, वो हमारे पक्ष का है। कारण, उसका कारण 1 मिनट में उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ मैडम, बोलिए। उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ। उसका कारण ये है कि ये वोट जितने ज्यादा गिरते हैं, लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जहां रहती है वहां पर जो है उसको फायदा मिलता है, लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां ममता बनर्जी के प्रति वहां की जनता के बीच में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। बगल में आसाम है, 5 साल के भाजपा के शासन में वहां पर एंटी इनकम्बेंसी वहां की सरकार के खिलाफ में चरम पर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी वहां पर बम्पर वोटों से जीत रही हैं, और इस बार हैट्रिक बन रही है। ठीक है अजय शेरावत जी, आप इस भूल में मत रहिएगा कि एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलकर आप लोगों के फेवर में वोट डालने के लिए आए हैं। यहाँ पर टीएमसी कह रही है भाई जीतेंगी तो ममता ही, और भी बम्पर वोटों से जीतने वाली है। आप क्या मान रहे हैं? इस बम्पर वोटिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, और हमारे नेता भी हमारी पूरी मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पर, रैलियों में, भाषणों में। आप हमारा जोश देख सकते हैं, हमारा कार्यकर्ता चप्पे चप्पे पर वहां नजर रखे हुए हैं। और तृणमूल कांग्रेस के 10 साल के शासन में जितनी पॉलिटिकल वायलेंस वहां पर देखी, और जितनी बुरी तबाही बंगाल के लोगों ने मचाई है, कोई डबल लेन हाईवे नहीं, 6 लेन हाईवे नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई काम धंधे का, कोई रोजगार का कोई साधन नहीं। बंगाल की इतनी तबाही बंगाल ने देख ली है कि आज बंगाल ने मन बना लिया है कि अब पूरे बहुमत के साथ भाजपा की सरकार वहां बनने जा रही है। 80% वोटिंग टर्नआउट आना, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मैसेज है तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि इनके जो प्रोपेगेंडा है उनसे लोग थक चुके हैं, इनकी पॉलिटिकल वायलेंस से लोग थक चुके हैं। ममता बनर्जी तो बंगाल की बेटी बन जाती है, लेकिन वहीं जब एक साधारण भाजपा का कार्यकर्ता, उसकी मदर को ये लोग मार देते हैं, और वो बंगाल की बेटी नहीं है, तो कितना पॉलिटिकल वायलेंस और कितने क्रूड लेवल पर ये लोग पॉलिटिक्स बंगाल में कर रहे हैं, ये अब पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन ये आरोप तो आप ही पर लग रहे हैं। ममता बनर्जी साफ कह रही है कि आप लोग बाहर से गुंडे लेकर आए हैं, वहां पर टीएमसी समर्थकों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा, और ये खुला खुला आरोप आप लोगों के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, यहां तक कि केंद्रीय बल बीजेपी के लिए काम कर रहा है। इस तरह की बात भी, इस तरह का आरोप भी ममता बनर्जी की तरफ से आप लोगों पर लगाया गया है। क्या इसी के दम पर आप लोग बहुमत साबित करने की बात कह रहे हैं? क्या इसी के दम पर पीएम नरेंद्र मोदी बार बार 200+ सीट लाने की बात कहते हैं? भाजपा कोई पहली स्टेट का चुनाव तो लड़ नहीं रही है, बाकी स्टेटों में भी हमारी सरकार है, बाकी स्टेटों में भी हमने चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं।
लेकिन ऐसी बात तो कोई नहीं करता, सब फेयर फाइट लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन इस तरह की बात वही इंसान कह सकता है जो ऑलरेडी घबराया हुआ हो, डरा हुआ हो। कंप्लेनिंग एंगल हमेशा देखेगा दुनिया में उसी इंसान का होता है जिसने ऑलरेडी हार एक्सेप्ट कर ली हो। अभी तो रिजल्ट आए भी नहीं, इन्होंने पहले ही ईवीएम पर निशान उठाने शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन को ये खराब मानती हैं, आर्मी को देख के डर जाती हैं। पहले भी बोलती थी कि मेरे को तो आर्मी को देख के डर लगता है। तो ये सब प्रोपेगेंडा तो आज से थोड़ी ना कर रही है ममता जी, ये तो ममता जी का पुराना एजेंडा है। और जैसा आरोप उनको लगाना है लगाएं, और हम तो खुले दिल से कह रहे हैं कि आप जाइए, इलेक्शन कमीशन से बात कीजिए, अगर आपको कहीं त्रुटि लगती है, कहीं दिक्कत लगती है, जाइए। लेकिन वहां नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा वो चलाकर सिर्फ यही साबित करना चाह रही हैं कि ये चुनाव वो बुरी तरीके से हार रही हैं और हार चुकी हैं, कि ये चुनाव वो बुरी तरीके से हार रही हैं और हार चुकी हैं ऑलरेडी। आप हार तय करके मान के चलिए, इस बार बंगाल में टीएमसी का मामला समाप्त है। चलिए ठीक है, इसके लिए करना होगा 2 मई का इंतजार। निशांत वर्मा, आपके पास आते हुए इस बम्पर वोटिंग को आप किस तरह से देख रही हैं? नंदीग्राम में पोलिंग बूथ के बाहर ममता बनर्जी का बैठ जाना, वहीं से गवर्नर को फोन करके शिकायत करना कि यहाँ हो क्या रहा है, किस तरह से गुंडे भिजवाकर यहाँ पर बीजेपी की साजिश सामने लाने की उन्होंने कोशिश की, यह हो क्या रहा है, किस तरफ संकेत इन तमाम परिस्थितियों के, इन तमाम तस्वीरों की? देखिए, मैं शुरुआत करना चाहता था उस क्लिप से जो मोदी जी का आपने दिखाया था। हाँ। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा अजय सहरावत साहब की बात से, जो उन्होंने कही। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्षमा कीजिएगा अगर मैं कुछ ऐसा बोल जाऊं जो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन तथ्य बताऊंगा। आपने कहा कंप्लेनिंग एंगल उसका होता है जो हार मानता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के साथ रस्साकशी में उतर जाता है। मैं याद दिला दूं, बहुत पुरानी बात नहीं है, सन 2002, और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कोट करूंगा, 24 अगस्त 2002। जेम्स माइकल लिंगदो क्रिश्चियन है, इटालियन है क्या? किसने बोला था? मेरे ख्याल से नेहरू जी ने 2002 में बोला था। नहीं, गुजरात के अपॉइंटेड, इलेक्टेड नहीं, उस समय के अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी, जिस बात के लिए उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और एचआरडी मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी ने उस नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया था। आप समझ सकते हैं कि सीईसी को लेकर के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के और इलेक्शन के चुनावी महकमे को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है कि आप जा सकते हैं, आपकी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोगों का इतिहास है जिसमें आपने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गाली दी। और मोदी जी क्या कह रहे थे अभी जो क्लिप आपने दिखाया कि ईवीएम को बहुत पहले गाली दे दी। अरे ईवीएम को अगर उस तरीके से गाली देने की बात करें तो सबसे पहले किताब जीवीएल नरसिम्हा राव ने लिखी, जो भारतीय जनता पार्टी के इस समय मेंबर ऑफ राज्यसभा है पार्लियामेंट के। उन्होंने किताब लिखी जिसका फॉरवर्ड किसने लिखा? भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे अडवाणी जी ने लिखा। और इनके एक दूसरे बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा सुब्रमण्यम स्वामी उस चीज को लेके केस कर गए सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या आप लोग भी इस चीज के खिलाफ थे? अगर थे तो आप भी तो रो रहे थे। तो इस तरीके की भाषा, ठीक है मैं पूरा कर लूं, ए दीदी ओ दीदी करने से क्या होगा? ये अगर भाषा देखी जाए तो सहरावत साहब की बात से अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो घबराई हुई तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि ईवीएम के पहले पीछे वो पड़ी। इलेक्शन कमीशन को उसने इस तरह से बात करी कि खुद उन्हीं के पार्टी के मेंबरान जो प्राइम मिनिस्टर रहे उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया। और इस तरीके की भाषा, अर्थात हारने वाला कौन है? सेकंड पोर्शन छोटे में रखूंगा, आगे विस्तार में बताऊंगा। बंगाल की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बहुत अलग है। 2011 का विधानसभा इलेक्शन, 2016 का और 2021 का, आपको इन्हें कंपेयर करना पड़ेगा। 2019 की भी हम बात करेंगे, लेकिन असेंबली इलेक्शन में हायर द वोटर टर्नआउट वो सस्टेन करती है वहां की पार्टी जो इस समय इनकम्बेंट है, गवर्नमेंट में है। ठीक है, बम्पर वोटिंग किस तरफ जाती हुई आप देख रहे हैं? मैंने वही बताया, बम्पर वोटिंग यानी कि अगर कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जब हाई होता है तब बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर बंगाल में ये जो तकरीबन 81% की वोटिंग परसेंटेज सामने आ रही है, ये किस तरफ इशारा करती है? बहुत बेहतरीन, मुझे कम से कम 1-1.5 मिनट चाहिए ये समझाने में कि 2011 में जो वोटिंग का परसेंटेज असेंबली सीट वाइज था, 2016 में उससे वो बढ़ा। हर सीट में जब वो बढ़ा और एवरेज जब सरेराश बढ़ी तो वो ममता यानी टीएमसी के बेनिफिट में गई।
आज की तारीख में लगभग उतना सस्टेन कर रहा है, 1-1.5% अभी तक 2 फेज में प्लस माइनस है। यानी कि ये बम्पर वोटिंग नहीं है, ये यूजुअल वोटिंग है, यानी कि जैसी वहां होती है। ये डेटा फैक्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, मैं एक एक सीट का बता सकता हूं, ये लिख करके इसीलिए लाया हूं मैं। लेकिन उसमें बेहतरीन बात ये निकल के आ रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव को लाके अपना 40% का वोट बताता है अपने आप का, हमें याद रखना पड़ेगा कि अप्रैल में 2019 में बहुत बड़ा सीपीआईएम का चंक ऑफ वोटर और कांग्रेस का वोटर बीजेपी को वोट दे गया, जिसका लोकसभा में उन्हें फायदा हुआ। आज की तारीख में अगर 2021 के असेंबली इलेक्शन में उस वोटर टर्नआउट को उन्हें बरकरार रखना है तो उन्हें हायर वोटिंग इससे भी ज्यादा करानी पड़ेगी। अगर 82% की एवरेज से कम वोटिंग होती है तो बीजेपी के हाथ फाकते लगेंगे। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय याद रखिए लोकसभा और विधानसभा में फर्क होता है। सीपीआईएम इस समय खुद को सस्टेन करने के लिए विधानसभा में खुद के कैडर वोट करा रही है। आपके मुताबिक अगर 1.5-2% है तो अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। चलिए ठीक है, विपिन शर्मा आपको क्या लग रहा है बंगाल से, खास तौर पर नंदीग्राम की हॉट सीट की अगर मैं बात करूं, वहां से जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की परिस्थितियों की बार बार मैं बात कर रही हूं, जिक्र कर रही हूं, किस तरफ इशारा, क्या लग रहा है? बौखलाहट कही जा रही है, बातें किसके बौखलाहट की बात कही जा रही है? क्या वाकई में ममता बनर्जी हद तक डरी हुई है? शिल्पा जी, बौखलाए तो सारे हुए हैं क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ बोलें कि टीएमसी वाले घबराए हुए हैं तो वो ये बात दोनों तरफ लागू होती है। लेकिन बहरहाल मुद्दा यह है कि क्योंकि आपने सवाल पूछा नंदीग्राम सीट के बारे में, कांटे की टक्कर है ये, और ये कहना भी गलत होगा। मैं दोनों की बातों से इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि जब भाजपा की तरफ से आता है कि 200 प्लस सीट्स आएंगी या ममता बनर्जी बोले कि भाई हम नंदीग्राम ले गए, बिल्कुल ही, तो वो चीजें दोनों नहीं है, कांटे की टक्कर रहेगी। और यहाँ पर सबसे हम इस चर्चा में अगर कांग्रेस का जिक्र नहीं करें तो मेरे को लगता है चर्चा अधूरी रहेगी, क्योंकि असम में तो सीधी टक्कर कांग्रेस और भाजपा की है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की अगर आप पीछे जाएं, 2011 का चुनाव देखें जब उन्होंने टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, फिर 2016 का चुनाव जो है कांग्रेस ने वाम दलों के साथ लड़ा, और अभी इस समय फिर वाम दलों के साथ। यहां पर अगर वही इल्जाम कांग्रेस पे लगेगा, वही कि भाई आपने वोट काटने में आपका योगदान रहा, कि जैसे जो ओवैसी पे लगता है, ओवैसी की पार्टी पे लगता है, यहां पर वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर उभरेगा जिसका फायदा भाजपा को मिलेगा। और रहा सवाल आपका कि बंपर वोटिंग का, देखिए पहली बात तो यह है कि 2 मई को ही तस्वीर साफ होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन यहां पर लोग जब बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं, भूमिका आगे निभाते हैं घरों से बाहर निकलकर, और कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, अभी भी ये ऐसा नहीं है कि कोरोना पे हमने जीत पा ली है, वो सफर लंबा है अभी। तो यहां पर उसमें भी ये बंपर वोटिंग के बहुत अच्छे मायने हैं। इसको आप लेकिन ये नहीं, इसका ये अर्थ नहीं निकलता कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लग जाए कोई। लेकिन निश्चित बात है कि अगर आप हिंदुस्तान की बात करें, यहाँ पर चाहे कुल मिलाकर यहाँ पर ट्रेंड ये दर्शाता है, ये ट्रेंड रहा है बंपर वोटिंग में, बंपर वोटिंग को आप दूसरा अर्थ ये भी होता है एंटी इनकम्बेंसी, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी होता है। तो ये कहना कि आप उसको सरे से खारिज कर दे, नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कई बातें हैं, देखिए जो जिस तरह से ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ साहब को फोन लगाया, बातचीत करी, बताया कि क्या क्या है, देखिए, और वो बीच का रास्ता है, वो बड़ा जरूरी है बोलना, मेरे को बोलने दीजिए कि ये बीच का रास्ता कि अपनी आपने दोनों तरफ से मैदान पक्का कर लिया कि अगर हम जीत गए तो भी अच्छे, और नहीं हो तो पहले उसकी भूमिका, ये सब राजनीतिक दलों पे लागू होता है। जहां पर आपने पहले से भूमिका, अब ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता है, मोहम्मद अमीन साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो इस पे ज्यादा रोशनी डालेंगे कि पहले से ये एक ट्रेंड बन गया है हमारे हिंदुस्तान में कि यहाँ पर आप पहले से भूमिका बना ले। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जब कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिली थी वहां पर ईवीएम ठीक थे। तो यही बातें हैं। देखिए कि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, जीते तो बहुत बढ़िया, ना जीते तो एक बलि का बकरा पहले ही ढूंढ लिया जाता है। पोलिंग एजेंट्स को लेकर कि उनको अंदर जाने दिया नहीं बूथ में, या ईवीएम मेल फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं। और साथ साथ एक बड़ी जरूरी बात मैं बोलना चाहूंगा शिल्पा जी, की जो अभी एक बात करी है टीएमसी ने, उस बात में मैं जरूर चाहूंगा कि बिल्कुल वो उस बात में बहुत दम है कि उन्होंने बोला है कि जो लोकल आदमी होगा उसी को पोलिंग एजेंट बनाया जाए, बूथ एजेंट बनाया जाए, जो लोकल होगा। और भाजपा ने इस चीज को, इसमें बदलाव लाने की गुहार लगाई थी, अपील करी थी चुनाव आयोग को, और वो अभी बदलाव हुआ है। तो उस पे एतराज है टीएमसी को, वो बात में दम है, नजर आता है बिल्कुल। अजय शेरावत जी, आप जरा ये बताएं, आप लोगों को बार बार बाहरी कहकर संबोधित किया जाता रहा, आप लोग बावजूद इसके 200 प्लस का दावा ठोक रहे हैं,
पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से दीदी दीदी कहकर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया, ममता बनर्जी ने आप लोगों की शिकायत भी की। ये जो गंभीर आरोप आप लोगों के ऊपर आज लगाए गए हैं, यहां तक कह दिया गया कि केंद्रीय बल का भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, चुनाव जीतने के लिए। तो क्या आप इन आरोपों की गंभीरता को समझ रहे हैं? अभी तो सिर्फ 2 चरणों के बंगाल में मतदान हुए हैं, 6 चरण अभी बाकी है। 2 चरण हुए हैं और 2 चरण में इतनी ज्यादा बौखलाहट है कि उन्होंने ये बता दिया कि मेरा तो लोकतांत्रिक ढांचे पे विश्वास ही नहीं है। 4 दिन पहले तक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बातें करने वाली ममता बनर्जी आज उसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की दुहाई दे रही है। आज उसे एक ऑटोनोमस बॉडी जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर डाउट खड़ा है। आज जो सीआरपीएफ जो बल हैं, जो सारे बल हैं, वो सब जगह सब सर्व करते हैं तब तो ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए खड़े रहे तो ठीक है, आपकी सिक्योरिटी के लिए आपको यही चाहिए। लेकिन जब ये इलेक्शन कराने लगते हैं तो आपको यही दुश्मन लगने लगते हैं। तो आप ये जो साइड बदल लेती है इलेक्शन के समय, तो मुझे लगता है फिर आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को या फिर क्वासी फेडरलिज्म को या लोकतांत्रिक ढांचे की समझ को परे करके आप सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाना चाहती हैं। और उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि इसी तरह से पहले से ये भूमिका बना ली जाए कि कल को अगर मैं चुनाव हार गई तो मैं तो ईवीएम का ठेकरा लेके बैठ जाऊंगी। और ऐसा करना ही हमें लगता है वहां से कि वो उनका कमजोर होना प्रतीत होता है। हम देखिए और जगह भी चुनाव लड़े, पंजाब चुनाव हम हारे, हमने तो ईवीएम पर ठेकरा नहीं फोड़ा। हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने गए थे, पहली बार में हमें हार मिली, हमने तो कभी ईवीएम पर ठेकरा नहीं फोड़ा। जहां पर कांग्रेस की सरकार बन जाती है वहां तो ईवीएम ठीक है, जहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनती वहां ईवीएम खराब है। सेम ममता बनर्जी कर रही है, क्योंकि घुमा फिरा के तो बातें वही सिचुएशन पे आती है ना। ममता बनर्जी को रियलाइज करना पड़ेगा कि अब उनका जो पॉलिटिकल वायलेंस, जो उनके टीएमसी के गुंडों ने जो बुरा हाल पूरे देश प्रदेश का बंगाल में कर रखा है, कितने स्कैम करने वालों को बचाएंगी। शारदा चिट फंड स्कैम की बात आती है तो ममता बात नहीं करती, किसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात आती है तो ममता बात नहीं करती, कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो ममता बात नहीं करती, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वहां प्लांट लगाने लगता है तो उसको मार के भगा देते हैं। भाजपा के कितने, मैं बता दूं, हमले हो रहे हैं। और अब तो एक लेडी जो मदर, इतनी एज्ड मदर, उनकी तो डेथ ही हो गई, गोपाल मजुमदार के कार्यकर्ता जो भाजपा के रहे, उनकी मदर पर भी हमला। क्या ये दर्शाता है कि आप लोकतंत्र की इज्जत करिए? सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना ही उनके लिए पॉलिटिक्स हो, उसको मानती है, वो अभी तक वही कर रही है। लेकिन आप वो भी तो नहीं करने दे रहे। उनका यही तो आरोप है कि भाई आज तो नंदीग्राम में जो 30% विशेष समुदाय के लोग वहां पर पहुंच रहे थे, आप लोगों ने उन्हें रोका, आप लोगों के गुंडों ने उन्हें रोका और मतदान नहीं करने दिया। इसी के बाद ममता बनर्जी मजबूर हुई गवर्नर को फोन करने के लिए, बाकायदा पोलिंग बूथ के बाहर से बैठकर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर उनके पास इसका कोई एविडेंशियल ग्राउंड है ना, तो अभी तक वो उसकी वीडियो, फोटो सब रिलीज कर चुकी होती। अब तक तो पूरा मीडिया इकट्ठा करके पूरा भूचाल मचा चुकी होती। लेकिन ये कि क्योंकि ये सिर्फ झूठ है, तो बैठ के सिर्फ एक फोन ही तो मिला ना गवर्नर को, उसका वीडियो बना के डाल देना है। अगर उनको लगता है कि भाजपा के लोगों ने ऐसा किया है तो उसका कोई भी एविडेंस, फुटेज, वीडियो लेके बैठ जाओ। आप तो पूरा प्रोपेगेंडा कर सकते हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो? इलेक्शन कमीशन के पास वो चीजें क्यों नहीं लेके जाते हो? क्योंकि वो चीज आपके पास है ही नहीं। जब आप अपने मन की, ठीक है, ये खुला चैलेंज है डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे जी कि अगर आप लोगों के पास सबूत है तो फिर जाइए, लिखित में शिकायत दर्ज करवाइए। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप के इस खेल से आप लोग क्या पाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, किस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं? और समीकरण ये है नंदीग्राम का कि वहां पर किसी भी हालत में सुखेंदु अधिकारी नहीं जीतेंगे। कल के 31 मार्च के डेट में जो भाजपा ने नैरेटिव गढ़ा उसमें वो खुद ही फंस गई। ये आपको मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं चल रही है और जो भी चुनाव वोट पड़ रहे हैं उसमें आप साफ साफ देख लीजिए, जो नारा इन लोगों ने गढ़ा कि ममता बनर्जी ममता बेगम है, तो मुसलमानों ने हाथों हाथ लिया। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं सांडिल्य गोत्र की हूँ, ब्राह्मण हूँ, जो ब्राह्मण पिछली बार वोट नहीं किया था वो निकल करके आया है, वोट कर रहा है। वहाँ बंगाल की बेटी की बात आई, महिलाएं खुल करके सामने आ रही हैं। दादा वर्सेस दीदी की बात खत्म होकर के दीदी वर्सेस शुभेंदु हो गया है। आप एक मान के चलिए कि किसी भी हालत में शुभेंदु वहां से चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। ममता बनर्जी बम्पर वोट से जीत रही अच्छा है। कॉन्फिडेंस।
रह गई बात 200 प्लस की, तो ये लोग केवल साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते हैं, और ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने में माहिर लोग हैं। झूठ फरेब की राजनीति करने वाले लोग यही करेंगे। बात आती है खेला होवे, ये आपको मैं बता दूं कि खेला होवे शब्द जो है रविंद्रनाथ टैगोर का दिया हुआ उनके किताब का शब्द है। इसका मतलब कि मैं पुनः आ रहा हूँ, खेला होवे, हैट्रिक लगेगी, तो ये हैट्रिक लगेगी ममता बनर्जी के लगेगी। आइए आपका कॉन्फिडेंस लीजिए के आऊंगे आपके पास। मोहम्मद अमीन, आप जरा मुझे ये बताएं, जिस तरह से ठीकरे की बात हम बार बार कर रहे थे, फिलहाल तो 2 चरण के चुनाव यहाँ बंगाल में हुए हैं, अभी तो बाकी के 6 चरण और बाकी है। हालांकि अभी ईवीएम के ऊपर कुछ ऐसे आरोप सामने नहीं आए हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब वो भी हो जाएगा। यानी कि आप लोग कितने भी निष्पक्ष तरीके से, कितनी भी तैयारियों के साथ चुनाव को संपन्न करवाने की तैयारी कर ले, कोई ना कोई दल आकर आप लोगों पर आरोप लगा ही देता है, या यूं कहा जाए अपनी खींच निकालता नजर आता है। देखिए, अभी जब चुनाव आयोग ने अपनी घोषणाएं की तिथियों की, और उसमें कई फेज में कराया, उसमें ये देखा उस पर भी काफी बवाल हुआ। हाँ, उसके पर भी बड़ा बवाल हुआ था, क्योंकि जो भी चुनाव कराया जाता है उसमें हमें देखना पड़ता है कि वहाँ पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं, हमारे सारे अरेंजमेंट पूरे हैं नहीं, इसलिए इन फेजेस में कराया गया। क्योंकि बंगाल जो है हमारी 3 देशों की सीमाओं से लगता है, नेपाल और बांग्लादेश और भूटान। तो इसलिए क्या है कि बांग्लादेश से ज्यादातर और आसपास की जगह से ये बदमाश इकट्ठे किए जाते हैं जो चुनाव को आके गड़बड़ करते हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी होती है। अब ये परेशानी बढ़ गई है इन लोगों की कि पहले बैलेट बॉक्स हुआ करता था, उसको ये लोग लेके भाग जाते थे। उसमें जो भी गड़बड़ी करते थे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाती थी। अब क्या, ये मशीन अगर लेके भागेंगे तो ये खिलौना है, ये जाके टूट जाएगा तो उसका कोई उपयोग नहीं होता। इसमें कोई भी आदमी गड़बड़ी करता है तो वो भी पकड़ी जाती है, और ये बिल्कुल प्लास्टिक की बनी हुई है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार तो कह दिया जाता है कि भाई ईवीएम मशीनों को भी हैक कर लिया जाता है। हाँ, अभी और बीजेपी ने ऐसा कई बार किया, इस तरह के आरोप कई बार बीजेपी पर लगाए गए। इनको बुलाया गया चुनाव आयोग में सभी पार्टियों को, उसमें ये टीएमसी पार्टी को बुलाया गया था तो कोई नहीं आया, जिसमें लेफ्ट के आए और एक आध लोग और आए थे, और ये कहा गया कि उनपे ब्लेम किया गया, नहीं कि उनको छूने नहीं दिया गया। भाई आपका ये आरोप है कि मशीनों को हैक कर लिया जाता है, जब हैक कर लिया जाता है तो हमारी मशीनें रखी हैं, आप हैक करके दिखाइए। तो इसलिए किया गया था, जिसको उन्होंने कहा कि हमको छूने नहीं दिया गया, हमको देखने नहीं दिया गया, जबकि इससे पहले सभी पार्टियों के जो आते हैं उनको दिखाया जाता है, और जब भी इलेक्शन होता है तो उससे पहले सब मशीनों को, किसी भी अटेंडम, किसी भी मशीन को आप चेक कर सकते हैं और वीवीपैट की मशीन को देख सकते हैं। इस तरह की बिल्कुल क्लियर, निष्पक्ष है। ठीक है, तो निशांत वर्मा, आरोप लगाने के लिए तो तमाम लोग आ जाते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग की तरफ से ही चैलेंज दिया जाता है कि आइए और हैक करके दिखाइए, और जो आप लोग आरोप लगाते हैं वो ना लगाइए, बल्कि हकीकत लोगों के सामने आने दीजिए, तब कोई नहीं आता, तब हर कोई अपने मुंह पर चुप्पी साध लेता है। देखिए, मोहम्मद अमीन साहब पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर है चुनाव आयोग के, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और आपने जो बात कही उसमें भी मैं अपनी एक राय यहाँ पेश करूंगा। अगर आप भारत के इतिहास को निकाल करके देखते हैं, जब से ईवीएम आया, इंट्रोड्यूस कांग्रेस ने किया था जब वो शासन में थी, मैंने बहुत बार जमीनी हकीकत में, अब कांग्रेस ही शोर मचा रही है, अब कांग्रेस ही शोर मचा रही है। जी, मैंने इस चीज को बहुत गौर से देखा है कि किसी बूथ पे, पोलिंग स्टेशन पे अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उसको इंडिकेट किया जाता है, और वो सारे दल के लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि ए या बी या सी, सभी करते हैं, और वो बताते हैं कि इस तरीके की गड़बड़ी हमने नोटिस की है। ये तो अधिकार में आता है, लेकिन जैसा अमीन साहब ने कहा कि अब कांग्रेस उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। मैंने इन बड़ी राजकीय पार्टियों में से कांग्रेस को कभी भी ईवीएम के नाम पे रोते नहीं देखा, भाजपा को देखा, आम आदमी पार्टी को देखा। आप इतिहास निकाल के देखिए। रुकिए सर, आप नहीं बोले ना, उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, किस इलेक्शन में कांग्रेस ने ये कहा कि पूरा का पूरा हैक हुआ? किसी इलेक्शन में नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किताबें लिखी, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े, वीवीपैट से लेकर के हर चीज के लिए। आम आदमी पार्टी ने पूरा नाटक किया और बाद में वो नहीं गई चुनाव आयोग के पास कैसे हैकिंग होती है। मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी को ये ऑफिशियली कहते नहीं देखा कि इस राज्य में या इस देश में पूरा का पूरा हैक किया गया। किसको गलत फहमी पैदा कराने की बात इस देश में की जाती है। मैं कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं सच्चाई का पक्षधर हूं। ये एक नैरेटिव है। मुझे आज की तारीख में किसी एक इलेक्शन राज्य का, असेंबली का कहा हो कि ये पूरा का पूरा हैक्ड है। आम आदमी पार्टी की आप बात कर सकते हैं,
3 बार जीते, तीनों बार चुप होकर बैठ गए, जबकि विधानसभा में ड्रामा किया। और भारतीय जनता पार्टी ने तो किताब लिखी। विपिन शर्मा, क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में ऐसा है? ये हकीकत है, वरना मुझे महीना बताओ। ठीक है विपिन शर्मा, आपका विश्लेषण क्या है? वो निशांत जी के अपने विचार हैं, बिल्कुल उनको हक है। और मेरे जो मैं समझ रखता हूँ बतौर राजनीतिक विश्लेषक, तो ये देखिए वो भी सबके सामने बार बार वो उदाहरण क्यों दिया जाता है कि मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, जब वहां कांग्रेस चुनाव जीत गई थी, क्योंकि उसके पहले कांग्रेस ही आरोप लगा रही थी, देखिए ईवीएम की मेल फंक्शनिंग और तमाम तो इसलिए ये हवा की बातें हैं। आप ये हवा की बात मैं बोला नहीं, एक मिनट आगे कहूंगा, आई एम सॉरी, ये गलत नैरेटिव मत लीजिए, सुन तो लीजिए। क्या सुन रहे हैं आप? बात तो बोलिए लीजिए, उसके बाद आप विरोध करिए। आप एक प्रेस रिलीज दिखाइए। पहले 1 मिनट पहले सुन तो लीजिए। ये मैंने हमेशा देखा है, गलत नैरेटिव क्यों देते हैं? अरे भाई, आप लोग मेरे सीनियर हैं, आप एक प्रेस रिलीज दिखाइए। मोदी वोटिंग मशीन किसने कहा था? चलिए निशांत जी आप बताइए, मोदी वोटिंग मशीन किसने कहा था? यार एमसीए नेता ने कह दिया कि बात मत करिए, आप पार्टी का बताइए। अब मैं बता रहा हूं ना, कहने को तो मैंने बता दिया। जेम्स माइकल लिंग को किसने कहा था? मोहम्मद अमीन साहब, इससे बड़ी इंसल्ट कभी चुनाव आयोग मेरे को विचार अपने रखने दीजिए। क्रिश्चियन बोला उसको, मोदी ने बोला था। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर प्रेमशंकर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। वाजपेयी और पांडे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। लेट्स नॉट गो देयर। आप पार्टी की बात करते हैं। लेट मी कंप्लीट इट। हम लोगों को लेट मी पुट माय पॉइंट अक्रॉस। जस्ट 1 सेकंड। इलेक्शन कमीशन अमीन साहब 1 मिनट, मैं देखिए ये बोलना चाहूंगा, यहाँ देखिए सुनिए, अरे सुन तो लीजिए। देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं बोल रहा, मैंने ये बोला कि यहाँ पर भाजपा ने ये बोला कि देखिए आज कांग्रेस ठिकरा फोड़ रही है ईवीएम पे। पहले आप सुन लीजिए मेरे विचार। जब ये 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, और देखिए तब उन्होंने ये बात बोली। वो अलग बात है कि वहां कांग्रेस की तरफ से आया था, उन्होंने अक्सर बोला कि मोदी वोटिंग मशीन हो गई, ईवीएम नहीं है। यहाँ पर ये तो देखिए पब्लिक डोमेन में सारे बीजेपी के चलिए ठीक है सर, ये आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाते हैं। मोहम्मद अमीन आपका आखिरी कमेंट। मोहम्मद अमीन आपका आखिरी कमेंट। अभी तो ये सिर्फ 2 चरण का खेल हुआ है, अभी तो 6 चरणों का खेला वहां होना बाकी है, और क्या कुछ देखने को मिलेगा, कैसी उम्मीद है? मोहम्मद अमीन आपका फाइनल कमेंट। अब देखिए चुनाव आयोग ने आज देखा है पहले और दूसरे चुनाव में जो पोजीशन रही है, लॉ एंड ऑर्डर की, और जो पुलिस पे आरोप लगाए गए, और लोगों पे, हमारे अधिकारियों पे आरोप लगाए गए। अब हम और सख्ती करेंगे। चुनाव आयोग जब सख्ती करेगा तो फिर ये चिल्लाएंगे सारे विपक्षी दल कि ये किसी सत्ता पक्ष से मिले हुए हैं। मैं इस बारे में आज तक कोई नहीं कह सकता कि जितने भी हमारे न्यायालय हैं वहां पे इन लोगों ने चैलेंज किया, कभी भी कुछ नहीं कर पाए ये लोग। क्यों? क्योंकि निष्पक्ष चुनाव कराता है, और दिन पर दिन हमारे अधिकारी भी बढ़ा दिए जाते हैं। चलिए ठीक है निशांत, मैं उस बात को मानता हूँ, लेकिन ये बता दीजिए टीएन शेषन साहब ने जब नोटा को वैलिडेट करने के लिए कहा था, आज तक चुनाव आयोग ने उसको वैलिडेट क्यों नहीं किया? आप नोटा की वैल्यू काउंट कराइए, आप काउंट कराइए। अरे उसका इंपैक्ट नहीं होता है, ये चुनाव आयोग को समझना पड़ेगा। आप नोटा अगर 88% भी कर देंगे तो मेरे जैसा 12% लेके नेता बन जाए, इलेक्ट हो जाएगा। ये चुनाव आयोग क्यों नहीं करा था? ये चुनाव आयोग इसलिए नहीं करा था। प्रेमशंकर पांडे जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे। प्रेमशंकर पांडे जी, ठीक है सर, एक एक करके सर, और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं सर, सभी का व्यू पॉइंट लेना जरूरी है। ठीक है सर, प्रेमशंकर पांडे जी बोलिए सर, दिस इज योर टाइम। मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने ईवीएम के प्रश्न पर सवाल नहीं उठाया है। चाहे टीएमसी का छोटा मोटा कोई नेता भले उठा दे, लेकिन मैं अपने मुख्यमंत्री की बात बता रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने ईवीएम का प्रश्न नहीं उठाया। जो उन्होंने 2 प्रश्न उठाए हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, और उन्होंने 2 प्रश्न उठाए हैं कि बाहरी लोग पहुंचे हैं वहां पर, बीजेपी बाहरी लोगों को लेके गई है, तो चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ठीक है। दूसरा, आज उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की धरती से हमारे माननीय प्रधानमंत्री प्रलोभन दे रहे हैं, ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ये 2 बातें उन्होंने कही है। पांडे जी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से तो ये भी तो कहा जा रहा है कि वहां पर पुलिस तो आप ही की है ना, आप लोगों की पुलिस उन लोगों को पकड़े और हैंडओवर करे जो संबंधित अधिकारी है। चुनाव आयोग का फिर ये कहना होता है, लेकिन ऐसा जब होता नहीं है तो फिर आखिरकार वो कार्रवाई करे तो किस पर करे? पांडे जी एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा। ये भी बात आई है टीएमसी की तरफ से कि कुछ ईवीएम की मेल फंक्शनिंग हो रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये किसी ने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए, क्योंकि ईवीएम
तो सब लोग समझते हैं कि ईवीएम की क्या मान्यता है और क्या अहमियत है, लेकिन वेल फंक्शनिंग को लेकर कभी किसी मशीन में हो सकती है। जो दो बात उठाई है उसके बारे में हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, उसने बाहरी लोगों को रोका क्या? बाहरी लोगों को नहीं रोका। और प्रधानमंत्री जी को रोक सकते हैं क्या? हम किसी जनता को ऐसे नहीं रोकेंगे। आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि गुंडा है, इसको पकड़िए, आप लिख के दीजिए चुनाव आयोग को। अरे चुनाव आयोग किस बात के लिए है कि हम जो है पकड़ेंगे? जनता के साथ चुनाव हो रहा है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि गांव की राजनीति क्या होती है। अगर हम किसी को रिकॉग्नाइज करेंगे तो वहाँ पर हमको रहने नहीं दिया जाएगा। कंप्लेंट करता है चुनाव आयोग किस लिए होता है? करेंगे एक आपके खिलाफ बम फोड़ू मैं चुनाव आयोग के खिलाफ। मैं उस चीज का खुद केस लेके इस समय सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूं जो मैं बताने वाला हूं। 2014 के इलेक्शन में और 2013 की रूलिंग आ चुकी थी। 2014 के इलेक्शन के अंदर ये हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी ने जब अपना फॉर्म भरा था तो खुद चीफ इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस पे इलेक्शन कमिश्नर ने एफआईआर कराई थी जब उन्होंने फॉर्म का क्लॉजेस खाली छोड़े थे। बाद में आपने ड्रॉप क्यों कर दिया उस केस को? मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। आप लोगों ने ड्रॉप कर दिया, क्यों जाने दिया? क्यों सजा नहीं कराई? फॉर्म खाली, लोगों को जेल हुई है, बाकी उत्तर प्रदेश वगैरह में लोगों की जेल हुई है और चुनाव आयोग ने उस केस को जाने दिया जिसमें खुद एफआईआर कराई थी 30 अप्रैल 2014। आयोग हर चीज का कमाल करते हैं सर। ठीक है, अजय शेरावत, आप लोगों के ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप। अजय शेरावत, बीजेपी पर ये बहुत गंभीर आरोप पड़ती है सर। निष्पक्षता की बात आप लोग करते हैं लेकिन दरअसल में आप लोग है नहीं। अजय शेरावत क्या कहेंगे? मैं देखिए सर वित्तीय सी बात कहना चाहता हूँ। पांडे जी ने अभी कहा कि ये जितना भी एंटी इनकम्पेंसी है नहीं ममता के खिलाफ, 80% जो वोट है सब ममता जी को जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि फिर तो आपको कुछ कहने और करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो जीत ही रहे हो। तो ना तो आप ऐसा डाउट करो ना इलेक्शन कमीशन को कुछ कहो, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप तो जीत ही रहे हो। तो आप तो निश्चिंत होकर घर बैठो। अगर निश्चिंत होकर घर बैठे होते तो ऐसी बात ही नहीं आती। दूसरी बात कि अब जब भाजपा का विकल्प लोगों ने वहां चुन लिया है और ममता को ये दिखने लग गया, ममता जी को, कि अब कोई विकल्प नहीं बचा, तो अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा चलाती है। बीच में आपको ध्यान होगा वो एक बार पैर की चोट का ड्रामा भी चला था जिसमें एक दिन में प्लास्टर आ जाता है, दूसरे दिन में बैंडेज आ जाता है, तीसरे दिन में वॉक करने लगती है, कभी व्हीलचेयर पर वॉक करने लगती है। तो वो चीजें तभी आती हैं जब किसी पार्टी के अंदर बौखलाहट क्रिएट हो जाती है हारने की। आज ये जितने भी सवालिया निशान है ये तब तक उठाते रहेंगे जब तक हर चरण का लेकिन कहीं ऐसा ना हो ये जो गंभीर आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं ये आपके लिए मुश्किलों का सबब बन जाए। अरे प्रवक्ता साहब, आप किसको सीएम बना रहे हो? अगर जीत भी जाओगे तो आप तो पहली बार तो ऐसे दूसरी बार जिंदगी में लड़ रहे हो बिना सीएम के चेहरे के। सर आप एंकर का काम कर लेने दीजिए ना सर। आप ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, वो राजनीतिक विश्लेषक है। अगर आपसे कोई सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं, मुझे आदत है भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की मनगढ़ंत बात करने की। और ये सवाल तो आपसे हर कोई पूछ रहा है। मोदी जी आप विकल्प दे रहे हैं, आप ये बताइए विकल्प का चेहरा कौन है? आप तो मूर्ति पूजक और पुरुषवादी है ना। निशांत जी सुन लेते हैं, बोलिए सुन लेते हैं। देखिए मोदी जी ने अपनी रैली में साफ कहा है, मुकुल रॉय है अपनी रैली में शारदा स्कैम की बात कर रहे थे, उसके आदमी को व्हाइट वॉश करा दिया अपनी गाड़ी में बिठा करके। वो आपका चेहरा है। सर आप मेरे से सवाल पूछा, मैं जवाब तो दे दूं। हाँ बोलिए। सर आप मेरे से सवाल पूछा, मैं जवाब तो दे दूं। जो भी होगा मुख्यमंत्री पद का दावेदार जो भी होगा वो बंगाल की भूमि से ही होगा। और भाजपा हमेशा वही तो पूछ रहा हूँ, भाजपा का ट्रेंड कैसे बदल गया? शुभेंदु जी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन लेकिन हमारा नाम तभी आता है जब वहां पर बहुमत से सरकार बन चुकी होती है। तो कभी ऐसा नहीं होता। एक उत्तर प्रदेश में हुआ था 2017 में और एक अब हो रहा है। बाकी हर असेंबली में और केंद्र के इलेक्शन में आप हमेशा अपना एक चेहरा बनाते हैं। ये तो आपकी आइडियोलॉजी है, इससे कैसे बदल गए? इसका मतलब हार तो आप रहे। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ सर। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ सर। दिल्ली के चुनाव आज तक हमने जितने भी लड़े हैं बिना किसी चेहरे के लड़े हैं। ऐसे कितने चुनाव मैं आपको बता दूंगा जिसमें सीएम के नाम बाद में थे। मनोज तिवारी का चेहरा लेके नहीं लड़े। मनोज तिवारी आपका चेहरा नहीं था। मुद्दा दरअसल ये नहीं चेहरा है नहीं है, मुद्दा दरअसल ये है कि वहां जनता के दिलो दिमाग में आखिरकार किस तरह से अपनी जगह बनाई जा सके। और इन आरोप प्रत्यारोप के खेल के बीच जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है कि दरअसल सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, फंसाने की कौन कोशिश कर रहा है। देखिए मुद्दा ये है कि सोनार बांग्ला की जब कोई बात करता है हाँ। और यहाँ मिलनी चाहिए
तवज्जो विकास को कि आप रोड मैप दिखाएं कि कैसे तस्वीर बदलेगी बंगाल की, बंगाल को कैसे आप एक उत्तम प्रदेश बनाएंगे, जितने इतने सालों से काम अधूरे रह गए हैं कि सपने जो अभी पूरे करने हैं लोगों के, एक आम आदमी के, तो वो उसकी बात कौन कर रहा है? आरोप प्रत्यारोप में ही पूरा समय निकल जाता है। अब उसको अंग्रेजी में वेंडेटा, जो एक बदले की भावना से जो राजनीति कि एक के दूसरे के खिलाफ हम मुकदमेबाजी होगी या केस निकालेंगे पुराने, तो वो वहां पर भी देखा हमने, असम में भी वहां पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को गुहार लगाई कि हिमंता बिस्वा शर्मा के वो जाके सेंट्रल एजेंसीज को आके वो उसकी बात कर रहे हैं कि कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी तो यहाँ पर ये बातें, इस चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जनता के गले वो बातें उतरेंगी कि जो विकास की बात करेंगे, जनता उनको अपना बेशकीमती वोट डालेगी। पांडे जी, आपका आखिरी कमेंट। विकास की बात न सिर्फ करेगी बल्कि विकास वहां पर जो लोग करके भी दिखाएंगे, जनता अगली बार उसी के साथ जाएगी। अभी फिलहाल टीएमसी आरोप तो लगा रही है, प्रत्यारोप भी टीएमसी के ऊपर बीजेपी की तरफ से फिर लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर धरातल पर आप लोग फिलहाल किस स्थिति में, कितने आश्वस्त आप लोग अपनी जीत को लेकर? और इस बम्पर वोटिंग की बात आप कह तो रहे हैं कि आप लोगों के फेवर में जाने वाली है, लेकिन अगर कहीं ये एंटी इनकम्बेंसी का नेगेटिव इफेक्ट रहा तो? मैडम, मोदी का इफेक्ट वहाँ कुछ भी नहीं है। ये लोग जो है केवल साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि मैडम ममता बनर्जी ने जो अपनी बातें उठाई हैं, हाँ? 2 वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया है। ईवीएम की बात उन्होंने नहीं उठाई, हाँ? उन्होंने बाहरी लोगों की बात उठाई और प्रधानमंत्री जो प्रलोभन बांट रहे हैं उसकी बात उठाई। चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं लेता? ठीक है, चलिए ठीक है। विपिन शर्मा, आखिरी कमेंट जल्दी से आपके। मैं ये पांडे जी से जरूर जानना चाहूंगा कि क्या अगर ऐसी एक स्थिति बनती है कि जब सीटें किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में क्या टीएमसी कांग्रेस से, वाम दलों से समर्थन लेगी सरकार बनाने के लिए? जल्दी से पांडे जी, समय की कमी है। मैडम, बीजेपी को रोकने के लिए, हाँ? वहां पर जो है हम तो पहले जीतने जा रहे हैं, हमारी स्पष्ट अगर ऐसी स्थिति बनती है तो, लेकिन इसके बाद भी हाँ? अगर बीजेपी को मुझे रोकने की जरूरत पड़ी तो मुझे कोई गुरेज नहीं है कांग्रेस और वाम से समर्थन लेने में। सीधी बात। चलिए ठीक है, निशांत शर्मा जल्दी से मदद लिया जा सकता है, तो फिर बीजेपी जैसे दैत्य को हराने के लिए देश में कुछ भी किया। ठीक है, अजय सहरावत, दैत्य बन गए हैं आज की तारीख में आप लोग, जिस तरह से तमाम आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं। देखिए, ये तो किसी बताइए, यहाँ तक कहा गया है, टीएमसी कह रही है कि भाई आपको रोकने के लिए अगर बाकियों से भी समर्थन लेना पड़े तो वो लेंगे। ये तो सभी विपक्षी दलों का हाल है, क्योंकि उन्हें पता है जैसे हम बहुमत की तरफ, ये तो सभी विपक्षी दलों का हाल है, क्योंकि उन्हें पता है जैसे हम बहुमत की तरफ जाने लगते हैं तो बाकी जुर्मोट इकट्ठा हो जाता है, तो आप होते रहिए इकट्ठे। लेकिन हम आपको दावे से कह रहे हैं, बहुमत के साथ में सरकार बना रहे हैं, चप्पा चप्पा भाजपा होगा बंगाल के अंदर, ये कितने भी इकट्ठे हो जाए, इस बार इनका मामला समाप्त है। चलिए, सभी के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, देखने वाली बात होगी कि किसके दावे हकीकत में तब्दील हो पाते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल बम्पर वोटिंग से किसकी होगी बल्ले बल्ले, कौन होगा मायूस, ममता रहेगी बरकरार या पीएम मोदी की होगी जय जयकार, इसके लिए करना होगा कुछ एक और दिनों का इंतजार। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।